चुनाव की तारीखें जब करीब आती हैं तो सियासतदानों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इन तेज धड़कनों से तमाम बातें सामने आती हैं जो नया मुद्दा बन जाती है। इस कड़ी में नेशनल वॉइस के एसोसिएट एडिटर हरिकेश कुमार सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद से बात की और उनके रणनीति की नब्ज टोली। दिल्ली में जाकिर मंजिल, जामिया मिलिया इस्लामिया के पास में एक घर, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन के नवासे सलमान खुर्शीद जी विदेशों में पढ़ाई किए। पूरे विदेश के संदर्भ में और अपने देश के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में और अग्रणी चीजों को ले आने के संदर्भ में अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो हैं सलमान खुर्शीद साहब। विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला उन्होंने। कई ऐसे मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए, कई ऐसी जगहों पर उन्होंने चीज़ें उपस्थित की जहां पे ये समझ में आया लोगों को कि हाँ, कोई अगर ऐसा नेता जो एलीट वर्ग से भी है और देश की चिंता भी करता है तो वो है सलमान साहब। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल वॉइस पर। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। आप मेरे घर में आए, उसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया। सर, 2019 सामने है। चुनाव में कितनी चुनौती आपके सामने? देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है हमारे सामने और उसका कारण ये है कि पिछले चुनाव में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही थी। हम लोग सशक्त रूप से लड़े थे, लेकिन उस समय एक ध्रुवीकरण हुआ। उस समय एक चर्चा एक ऐसी छिड़ी कि ये माना गया कि पहले जो भी काल गुजरा है उसमें सब कुछ बिगड़ा हुआ था और अब आने वाले समय में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ये लोगों ने मान लिया। कभी कभी आम जनता, मतदाता है, वो व्यवस्था से थक जाता है। उसके कारण हो, उचित या अनुचित हो, लेकिन वो थक जाता है और वो कहता है कि क्यों ना कुछ एक नया प्रयोग करें, क्यों ना कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट करें। और वो एक्सपेरिमेंट बहुत मजबूत एक्सपेरिमेंट था। हम धाराशाही हुए और उस मैंडेट को आने वाली सरकार ने ये माना कि जो देश की कल्पना है, भारतवर्ष की कल्पना है, उसको बदलने का मैंडेट है, उसमें परिवर्तन करने का मैंडेट है, जो मैं मानता हूँ कि नहीं था। और उन्होंने फिर वो कार्य करने शुरू करे जिसका दुष्प्रभाव उस कल्पना पर हुआ, लेकिन साथ ही साथ देश की एकता पे हुआ। आज जब हमें वापस गाड़ी को फिर उसी पटरी पे लाना है जिस पटरी पे हम लोग आज़ादी के बाद चल रहे थे, तो चुनौती जाहिर है, बहुत बड़ी चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी कोई आसानी से मैदान छोड़ने वाली नहीं है। तो इसलिए एक सशक्त लड़ाई है और उसमें हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम जो भी करें वो अच्छा करें, जो भी करें वो बहुत सूझबूझ का करें और जो भी करें उसके अच्छे परिणाम हों। तो इसलिए एक बड़ी चुनौती है, उस पर हम खरे उतरें, ऐसी ऊपर वाले से प्रार्थना है। एक सबसे बड़ी बात सर ये है कि आपका व्यक्तित्व वैश्विक व्यक्तित्व के तौर पे देखा जाता है। फर्रुखाबाद से जोड़कर या उसके ऊपर बाहर जाकर हम देखते हैं। फर्रुखाबाद कैसे देखते हैं और किस तरीके से आप समझते हैं कि इसके विकास की ज़रूरत थी? और फिर सबसे बड़ी बात ये कि 2009 में आप खुद भी यहाँ से जीते हुए हैं और 2004 में यहाँ पर सपा थी, 2014 में जो आकर के भारतीय जनता पार्टी आ गई। क्या लगता है कि फर्रुखाबाद इन सब तमाम बदलाव में अपने विकास को कहीं छोड़ा ही है पीछे? देखिए, फर्रुखाबाद में जो उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुए जनपद माने जाते हैं उनकी एक सूची है और उसमें अति पिछड़ा फर्रुखाबाद नहीं माना जाता है। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि अति पिछड़ा फर्रुखाबाद नहीं माना जाता है। जो मध्य क्षेत्र के जो लोग जो पिछड़े हुए क्षेत्र माने जाते हैं उसमें फर्रुखाबाद की गिनती है। और उस कारण जो स्पेशल जो
आपको एलोकेशन होता है फंड्स का केंद्र से, उतना फ़र्रुखाबाद को नहीं मिलता है। बहुत मैंने प्रयास किया जब मैं सरकार में था, लेकिन ये बात आप एक सरकार में, एक दिन में, एक साल में बदल नहीं सकते। प्लानिंग कमीशन की बहुत पुरानी प्लानिंग होती है, उसको बदलने की व्यवस्था जो है वो बड़ी कठिन व्यवस्था है। तो इसलिए जो कुछ हम चाहते थे यहाँ उतना नहीं आ पाया। और एक जो विशेष हमारे लिए जो दुश्वारी थी फ़र्रुखाबाद में, वो ये थी कि हम ना सीधे किसी रेलवे लाइन से जुड़े थे, यहाँ पर ब्रॉड गेज नहीं थी। फ़र्रुखाबाद में 2 जगह ट्रेन बदल के फ़र्रुखाबाद पहुँच सकते थे। अब वो हमारे समय में, और उस वक्त गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ आए थे, लेकिन हमने प्रयास करा, बहुत दिन से प्रयास किया, तो हम यहाँ वो करवा पाए, ब्रॉड गेज हम यहाँ करवा पाए। आपके पास अभी क्या है फर्रुखाबाद को देने के लिए? देखिए, फ़र्रुखाबाद को देने के लिए कुछ हो ना हो, फ़र्रुखाबाद को जो चाहिए मैं बताता हूँ। फ़र्रुखाबाद को इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, अभी ना के बराबर इंडस्ट्री यहाँ है, और जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री की आवश्यकता यहाँ है वो आलू की इंडस्ट्री की है। हमें एक आलू की एक फैक्ट्री यहाँ चाहिए, जो बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका एक समस्या उसकी ये है कि आलू की फैक्ट्री के लिए आपको एक विशेष किस्म का आलू चाहिए होता। उस आलू को जिसे चिप्सोना कहते हैं, चिप्सोना का उतना उत्पादन यहाँ नहीं हो पाता। उत्पादन इसलिए नहीं हो पाता कि उसमें पैदावार उतनी नहीं होती जितनी पुखराज में होती है, जो खाने वाला आलू होता है। तो वो एक ऐसा चक्र है कि अगर यहाँ चिप्सोना मिल जाए तो यहाँ फैक्ट्री लग जाए तो चिप्सोना की खपत हो जाए। तो क्या ये वादा करने वाले हैं आप? देखिए, वायदा नहीं है, ये तो मेरी आवश्यकता है, इसको वायदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग आपस में जानते हैं कि हमें यहाँ ये फैक्ट्री चाहिए। दूसरा, यहाँ जो काम चल रहा है, यहाँ पर जरदोज़ी का बहुत अच्छा एक विश्वव्यापी इसकी डिमांड है, या विश्वव्यापी इसके बारे में लोगों की सोच है। उस जरदोज़ी के काम और छपाई के काम में एक बड़ी समस्या यहाँ प्रदूषण को लेकर आ गई है, लेबर लॉज को लेकर आ गई है, और जो रूरल रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ से बाहर निकालकर शहरों के बाहर जो इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने की बात है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, एक जटिल समस्या है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत एक ब्लॉक प्रिंटिंग की चीज़ लाने की बात की है योगी आदित्यनाथ पिछले 2 साल पहले। करते तो हैं, लेकिन कहाँ है? वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो चाहें तो एक हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन कहाँ है? सिर्फ ये हो रहा है कि कुछ पूंजीपतियों को ये कहा गया है कि आप बाहर कहीं भूमि ले लीजिए, और फिर हम ऐसा अनिवार्य कर देंगे कि सब लोगों को आपकी भूमि पर शिफ्ट होना पड़ेगा और आप पैसे कमा सकते हैं। ये कोई रास्ता नहीं है। रास्ता होगा जब एक सरकारी ऐसी एस्टेट बन पाएगी, इंडस्ट्रियल एस्टेट, जहाँ पर लोगों को आवंटित की जाए, एरियाज आवंटित की जाए, वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ हों और वहाँ पर शिफ्ट हो। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस समय प्रियंका गांधी क्या बदलाव ला सकती हैं, या कितना वोट बैंक उनके हिस्से में आ सकता है? कुछ अंदाज़ा? देखिए, एक नेता का क्या काम होता है डेमोक्रेसी में? नेता लोगों को इंस्पायर करता है, प्रोत्साहित करता है। नेता लोगों की बात को सुनता है, और लोगों की बात को सुनकर कुछ विचार बनाता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमें किस रूपरेखा को लेकर हमें देश का विकास करना है। ये सब मैं मानता हूँ बखूबी प्रियंका जी में ये खूबियाँ हैं। अब उन्होंने एक सांकेतिक रूप से, और मैं मानता हूँ उनकी निष्ठा का भी एक ये विषय है, उन्होंने ये कहा है कि हम वहाँ चलते हैं जिस जगह से, जिस नदी से पूरा उत्तर प्रदेश जुड़ा है, कहीं ना कहीं जुड़ा है, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था के रूप से जुड़ा है, वहाँ धार्मिक रूप से जुड़ा है, सामाजिक रूप से जुड़ा है। चलिए वहाँ जाकर सांकेतिक और एक विश्वास के प्रति विश्वास रखते हुए वहाँ जाकर कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो असल डेवलपमेंट होगा इस उत्तर प्रदेश का, वो गंगा के किनारे पर होगा। गंगा के किनारे पे ही बनारस है, गंगा के किनारे पे ही इलाहाबाद है, और आने वाले युग का जो असल विकास होगा वो वहीं होगा। और एक बड़ा प्रस्ताव है जिस पर हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया था, अभी उसमें कुछ जांच चल रही है। वो जमुना हाईवे के बनने के बाद एक गंगा हाईवे का प्रश्न है, जो गंगा हाईवे नोएडा से चलेगा, ग्रेटर नोएडा से चलेगा, और चलकर फिर वो गोरखपुर तक जाएगा। गंगा हाईवे इस प्रांत में बन जाता है, हमारे प्रदेश में बन जाता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर व्यापक
व्यापक सुधार होगा और गंगा हाईवे हमसे टच करता हुआ जाएगा फर्रुखाबाद से। जी। तो जो आवागमन की जो समस्या होती है वो दूर होगी और यकीनन विकास की लहर जो है वो कांग्रेस की तरफ जो पिछले दिनों एक बात फर्रुखाबाद उठी। की तरफ चलेगी। पिछले दिनों एक बात उठी सर, चंद्रशेखर से मिलने गई प्रियंका गांधी या। और बात इतनी बिगड़ी कि उसमें मायावती ने नाराज़गी जताई। सपा बसपा गठबंधन में भी मायावती इस बात पे नाराज़ हैं कि कोई भी जगह कांग्रेस को नहीं दी जाएगी। क्या लगता है आपको कि क्या प्रियंका गांधी कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे ज़बरदस्ती सपा बसपा गठबंधन में आया जाए, या कुछ ऐसा प्रयास चल रहा है कि नहीं कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन में कुछ उसको भी हिस्सा मिले? देखिए, ऐसा नहीं है। हम लोग तो सब ये मानते हैं कि प्रियंका जी का आना और प्रियंका जी का जो संदेश है और जो उनका व्यवहार है उसको लेकर गठबंधन में जो भी कठिनाइयाँ थी वो दूर हो जाएंगी। हम लोग सब ये मानते हैं। ऐसा संभव नहीं हुआ, या अभी तक लगता है कि नहीं हुआ। हमारे नेता ने, राहुल जी ने कह दिया है कि आपने निर्णय लिया है, आप गठबंधन आप अपना बना रहे हैं, महागठबंधन में नहीं आते उत्तर प्रदेश में, हम आपका सम्मान करते हैं। नहीं, ये बात तो प्रियंका गांधी ने भी कहा कि सपा और बसपा के गठबंधन से मेरा कोई वो नहीं है, तो हम उनको नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमें बीजेपी को सिर्फ हटाना। बस इतनी सी बात है। अब इस बात को हमने स्पष्ट कर दिया और इसमें हमको बहुत गहरा विश्वास इस बात पर है। अब दूसरे को भी, हमारे जितने और मित्र हैं उनको भी समझना होगा। लेकिन दूसरी तरफ 7 सीटों पर जो आपने विड्रॉ किया, कांग्रेस ने विड्रॉ किया कि नहीं हम वहाँ पे नहीं लड़ेंगे, जिसमें मायावती से लेकर के कई सीटें ऐसी हैं, तो वहाँ से तो फिर ये संदेश आ रहा है कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों स्टेप लिया? सिर्फ इसलिए लिया कि शिष्टाचार में हम समझते हैं जो उनको करना चाहिए था वो हमने कर दिया, हमने किया है। हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में अगर हमें साथ मिलकर इस देश का विकास करना है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, तो हम छोटी छोटी बात लेकर अड़ जाएं और कहें कि हम आपके खिलाफ लड़ाएंगे, हम आपको दिखाएंगे छोटा। ऐसा कांग्रेस की ऐसी सोच कभी नहीं रही है और हमें बड़ा हर्ष इस बात पे है कि हमारे नेताओं ने उदारता दिखाते हुए शिष्टाचार में ये सीटें छोड़ी हैं। और ये उस शिष्टाचार है, सिर्फ गठबंधन नहीं है, इसलिए कि गठबंधन तब होता है जब दोनों बैठकर आपस में तय करते हैं। एक सवाल जो इस समय सबके जहन में घूम रहा होगा, सामने है विदेश मंत्री पूर्व और वीके सिंह, सुषमा स्वराज। विदेश नीति में कितना अंतर है उस समय की कांग्रेस की नीतियों में और आज की जो आपके मोदी की नीतियां हैं? देखिए, विदेश नीति जो है वो देश में कोई बड़ा राजनीतिक विषय नहीं रहा है, इसलिए कि आज़ादी के समय से विदेश नीति पर एक कंसेंसस था, एक आम राय विदेश नीति पर थी। और उस विदेश नीति में जो आम राय बनी थी वो महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे थी कि हम किस तरह से पूरे मानव धर्म को एक साथ जोड़ें और सबका कष्ट हमारा कष्ट हो और सबका विकास, पूरे विश्व का विकास, पिछड़े हुए देशों का विकास भी हम अपना विकास समझें। प्रियंका ने भी साबरमती में जाकर के गांधी जी की बातों की बात कही लोगों से और कहा कि राष्ट्रवाद से समझना होगा कि राष्ट्रवाद एग्जैक्टली होता क्या है। क्या होता है? गांधी से हम अलग हो नहीं सकते हैं। गांधी जी के सिर्फ चित्र लगाने से काम नहीं होगा। गांधी जी की जो बुनियादी सोच थी उस सोच पर चलने से ही काम होगा और उसको आधुनिक युग में किस तरह से उसको प्रस्तुत किया जाए, ये एक चुनौती है। लेकिन हमारा मानना है कि इन्होंने विदेश नीति में जो नेशनल कंसेंसस है उसको तोड़ा है। हमसे कभी बात नहीं करी, हमसे कभी परामर्श नहीं किया। हम जब कुछ करते थे, पाकिस्तान के विरोध में भी करते थे, तो हम इनको साथ लेके जाते थे। जब जेनीवा में ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैं उस समय विदेश मंत्री था, मुझे जब भेजा गया था तो उस समय हमारे प्रतिनिधि मंडल के जो नेता थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से थे और हम दोनों साथ खड़े होकर हमने भारत की बात कही थी। दुख ये इस बात का है कि अब ऐसा नहीं होता। एक महत्वपूर्ण बात, जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण किया था उस समय सार्क के सारे देश हमारे पास मौजूद थे, आज वो कहाँ हैं? आज तो उनसे आप पूछ लीजिए वो कहाँ हैं, वो क्या सोच के आए थे और क्या उस समय उनको संदेश देने का प्रयास किया गया था और आज वो कहाँ हैं। पाकिस्तान की बात अलग है क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे देश के साथ विश्वासघात किया है। पाकिस्तान ने जो भी किया है उससे हमको बहुत दुख पहुंचा है। समय समय पर हमने प्रयास किया कि हम कहीं ना कहीं कोई समाधान निकालें अपनी समस्या का पाकिस्तान से, लेकिन वो नहीं निकल पाया, तो वो बात अलग है। लेकिन कहाँ पर आज बांग्लादेश है, कहाँ पर आज श्रीलंका है, कहाँ पर आज मालदीव्स है, कहाँ पर आज सारे सार्क देश हैं और कहाँ पर हमारे वो मित्र हैं जिन्होंने हमको बार बार कहा है कि वो हमको सहयोग करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। OIC में जो हमारे साथ हुआ है, जिस तरह से हम OIC में 25-30 साल बाद गए और हमारे सामने वहाँ हमारे रहते हुए उन्होंने
पाकिस्तान का समर्थन किया और हमसे प्रश्न चिन्ह हम पर लगाए, ये कहकर कि कश्मीर में हमारी नीति जो है उसमें प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि विदेश नीति में हमारी विशेष विफलता रही है। 3-4 पॉइंट पे सर एक साथ मैं चाहूँगा आपकी बात। पाकिस्तान को क्या हमने घेर लिया? देखिए, पाकिस्तान को घेर लेने से कुछ होता नहीं है कि ये राजनीति ऐसी नहीं की जाती कि एक देश को आप नीचा दिखाएं, एक देश को आप घेर लें। अपनी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करें। पाकिस्तान अगर किसी और देश के संबंध के साथ हमारे ऊपर हावी होने का प्रयास करता है तो हम उसकी काट करें, लेकिन नीच दिखाएं एक और देश को, छोटा दिखाएं एक देश को और उनको मजबूर करें कि वो इन बातों पर उतर आए जिससे कोई हमारा फ़ायदा नहीं होगा। सर लेकिन एक सवाल तो है, वो देश है कहाँ? वो तो सेना के बंधन में बंधा हुआ देश है। मानता हूँ, तो अगर सेना के बंधन में बना हुआ देश है लेकिन उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ये हमारा मान लेना कि वो कुछ नहीं है, वो तो गलत होगा ना। वो एक समस्या है और उस समस्या, एक जटिल समस्या का समाधान कोई आसान नहीं है। ना अमेरिका के लिए आसान है, ना रूस के लिए आसान है, ना चीन के लिए आसान है, ना भारतवर्ष के लिए आसान है। मसूद अजहर पे देखिए, जहाँ तक मसूद अजहर की बात रही है, आपने खुद कह दिया कि वो देश कहाँ है, और जो देश ऐसा नहीं है जहाँ आप वार्ता से कुछ किसी को समझा सकें, तो फिर क्या युद्ध से आप समझाएंगे? क्या युद्ध से समझा लेंगे? अगर समझा लेंगे तो युद्ध अवश्य करें, लेकिन युद्ध कोई आसान चीज़ नहीं होती। तो इसलिए जो भी कूटनीतिक रूप से हम लोग कर सकते हैं, कूटनीति को हम दुनिया भर में का उपयोग करके हम किसी तरह से उन पर दबाव डाल सकते हैं, वो हम डाल रहे हैं। हम इसका समर्थन अपनी सरकार का करते हैं कि जितना भी उन पे दबाव डाला जाए वो डालें। हम अगर उसमें कोई सहयोग कर सकते हैं तो हम करने के लिए तैयार हैं। सर आपने अर्थशास्त्र भी पढ़ा है, एक अभी ये बात आई थी कि कुछ करीब 100 अर्थशास्त्रियों ने मिलकर ये बात कही कि जो इकोनॉमिक के जो सारे आंकड़े होते हैं उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की जाती है। जीडीपी है जो आई है, इसमें सरकार ने गड़बड़ी की हुई है। ऐसा कुछ लगता है आपको कि वास्तव में, क्योंकि रोजगार के मामले में तो बहुत बुरा फेल्योर है, तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ज़मीन पे पता चलती है, लेकिन ये बात सही है कि जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े बताते हैं कि ज़मीन पे स्थिति क्या है, और आंकड़े अगर ज़मीन की स्थिति से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ आंकड़े कहते हैं कि रोज़गार दिया है और लोग शिकायत कर रहे हैं कि रोज़गार नहीं है। एक तरफ आंकड़े ये कहते हैं कि हमारा दर जो है, डेवलपमेंट दर बढ़ रहा है, और यहाँ आकर हम देखें कि डेवलपमेंट का नाम नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि देखिए हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हम देखें कि इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। जैसे हमारे फ़र्रुखाबाद में कितने ही इस वक्त वर्कशॉप्स हैं जो बंद पड़े हैं, सिर्फ इसलिए बंद पड़े हैं कि गलत नीतियाँ अप्लाई गई। अगर कुंभ मेले के लिए आपको कुछ देर के लिए काम रोकना था तो इसको पहले से तय करना था कि जब काम रुकेगा तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। कुंभ मेले से किसी को शिकायत हो नहीं सकती। कुंभ मेले के लिए अगर आपको गंगा जल के लिए विशेष प्रबंध करने हैं तो वो करना उचित है, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते हैं कि आप एक जगह गंगा माँ के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप एक आदमी के पेट पे लात मारेंगे, या आप एक तरफ गौ माता के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप किसी का खेत चरवा देंगे। कहीं ना कहीं विकल्पित व्यवस्था बनाने में कुछ दिमाग लगाना चाहिए, कुछ सूझबूझ से और समझदारी से उसका समाधान निकालना चाहिए। ये नहीं कि एक को आपने हरी झंडी दिखा दी और दूसरे को आपने मरने दिया। कश्मीर समस्या और तमाम वैश्विक समस्याओं के लिए बार बार जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार को और उनके पीछे जा करके, जैसे अरुण जेटली ने एक ट्वीट के ऊपर विवाद खड़ा किया था, उसमें सीधा कह दिया था कि जवाहरलाल नेहरू ही अपराधी हैं उस चीज़ के लिए जिसके लिए 56 इंच का सीना के लिए जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। तो कैसे लेती है कांग्रेस? मुझे आश्चर्य है कि वो ये नहीं कहते कि आज़ादी दिलाकर अपराध किया था। हर चीज़ पे तो अपराध है, तो आज़ादी दिलाने में क्यों नहीं अपराध है? कि आज़ादी ना होती तो कश्मीर का मसला ना होता, ये भी तो वो कह सकते हैं। देखिए, उनको जवाब इस बात का देना है कि उन्होंने क्या किया है, और बहुत लंबी बात नहीं है। उन्होंने एक गठबंधन बनाया था, उन्होंने गठबंधन की एक सरकार बनाई थी कश्मीर में। उससे पहले कश्मीर की क्या स्थिति थी, उसके बाद कश्मीर की क्या स्थिति है, और जिससे गठबंधन किया था उनकी क्या स्थिति है। आज इसका वो जवाब दें, फिर हम पंडित जी की बात करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सलमान जी, अपने स्वाभाविक नेचर के अनुसार जैसा वो कहना चाहते थे, मॉडरेट तरीके से वो सारी बातें कह रहे थे। किसी बात पर जो अभी तक हम लोग के सामने कभी आता रहा है कि कभी भड़क जाते हैं, ऐसा कुछ आया नहीं। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कहूँगा कि सलमान साहब ने जो चीज़ें संभाली, जिस तरीके से कहीं, वो हमारे सामने एकदम साधारण मॉडरेट तरीके से बातें आई हैं। कैमरामैन शारिक के साथ मैं हरकेश कुमार सिंह, फर्रुखाबाद।